तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं स्टिंग वेव, है ना। तो इसका हम ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स अगर बात करें बेटा, तो देखो दो तरह की वेव होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में बेसिकली क्या होता है कि आपकी मीडियम रिक्वायर्ड होती है, और जब बात करें हम नॉन मैकेनिकल वेव की, तो यहाँ पर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल की बात करें तो स्टिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। ये अगर बात करें मैकेनिकल वेव, तो बेटा मैकेनिकल वेव आपका क्लास 11th में कवर किया जाता है। लाइक स्टिंग वेव और साउंड वेव आप क्लास 11th में पढ़ते हो। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव है ना, जैसे लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह, ये सब आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये क्लास 12th के टॉपिक है। तो मेनली अभी जो हम फोकस करने वाले हैं वो बेटा फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव के ऊपर, जहाँ पर हम मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें बेसिकली पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होगी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग वेव होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेटा साउंड वेव होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ये देख लो। जैसे मैंने कहा कि भाई आपका एक पार्टिकल है जो किधर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो ऑसिलेशन होगा वो बेसिकली प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक। तो ये होगी हमारी ट्रांसवर्स वेव। इस तरह का अगर कोई वेव मतलब प्रॉपर्टी शो कर रही है तो ट्रांसवर्स वेव होगी। वाइल अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो जहाँ पे आपका जो ऑसिलेशन है वो बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की अलोंग ही होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस एक्स के अलोंग है, तो जो ऑसिलेशन है वो भी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से जो आपका पार्टिकल है वो ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, है ना। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव की बात करें, तो यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। जरा ये डायग्राम देखोगे ना, तो ये एक स्ट्रिंग वेव का डायग्राम है, ठीक है बेटा। लॉन्गिट्यूडनल वेव दूसरे तरीके से ट्रैवल करती है, जहाँ पर आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रीजन बनते हैं। लेकिन ये एक सिंगल डायग्राम है। जैसे आप एक स्ट्रिंग लो, है ना, टाइट स्ट्रिंग, और उस पर अगर एक वेव बनाओ तो लाइक इस तरह की दिखने वाली है। जहाँ पर आपका ये जो टॉप मैक्सिमाज होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो मिनिमाज होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो दूरी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इन द सेम वे दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है इसको भी, या फिर दो पार्टिकल जो सेम फेज में हो, है ना, उनको हम बोलेंगे आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल हैविंग सेम फेज, है ना। जैसे ये पार्टिकल और इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये भी आपको लैम्डा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं। जैसे पहले तो ये समझो कि आपका ये जो y है, पहले तो y समझो क्या है। बेसिकली ये किसी पार्टिकल की पोजीशन है। जैसे बेटा मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे कि आप एक पार्टिकल यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो किसी जनरल x पर मींस और किसी जनरल टाइम पर आपके जो पार्टिकल की पोजीशन होगी, है ना, वो होगी आपकी वेव की इक्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो y है ये किस किस का फंक्शन होने वाला है। एक तो x का फंक्शन होगा कि भाई आप किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, और किसका फंक्शन होने वाला है, आपका ये टाइम का फंक्शन होने वाला है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो इसकी इक्वेशन निकलती है जब आप डेरिवेशन वगैरह इसका करते हो, है ना, तो y इज इक्वल टू निकलता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कुछ टर्म्स हैं जहाँ पे जैसे a की बात करूँ बेटा, तो ये आपका जो a होता है ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, है ना, मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो होता है आपका एम्पलीट्यूड। बाकी ओमेगा जो होता है ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के जो है आपका ये एंगुलर वेव नंबर है। और अगर मैं बात करूँ इस फाई के बारे में, तो बेटा ये फाई क्या है, आपका इनिशियल फेज है एट टी इक्वल टू जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि कितने काम की चीज़ है। फिलहाल हम ओमेगा और के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जो के होता है ये होता है आपका टू पाई बाई लेमडा, और जो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। वाइल समटाइम्स आपको वेव नंबर भी दिया हुआ होगा, तो वो आपका वन अपॉन लेमडा के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो ये होती है आपकी टू पाई बाई टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। क्लियर है। एक टर्म होता है आपका वेव वेलोसिटी, मीन्स ये प्रोपगेशन ऑफ वेव,
ठीक है, किस स्पीड से हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये होता है आपका रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर इसको सिंपली बोल सकते हो ओमेगा अपॉन के बराबर। और जैसे ही आप ओमेगा और के का ये वाला फॉर्मूला आप प्लेस करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका लैम्डा अपॉन टी के बराबर। या फिर इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर। ठीक है। और कुछ डिफरेंट तरह की आपकी वेव फॉर्म्स, वेव इक्वेशंस होती हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने एक जनरल इक्वेशन ली, मतलब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियल फेज मैंने जीरो ले रखा है। अगर सोचो इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, डी वाई बाई डी टी तो वेलोसिटी है किसी तरह की। और ये किसकी वेलोसिटी, अगर आप डायग्राम को देखोगे इसको ध्यान से बेटा, तो यहाँ पर ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये वही वेलोसिटी तो है। लाइक इस पार्टिकल के बारे में बेटा मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये इसकी जो वेलोसिटी होगी, है ना, तो ये जो वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी और वेव प्रोपगेशन मतलब वेव वेलोसिटी जो है वो ये है। ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है, तो दोनों ही अलग चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये वाला, कि आपका जो पार्टिकल वेलोसिटी है बेटा, ये आपका किसके बराबर हो रहा है, आपका हो रहा है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो मेरे पास ये आ गई। ठीक है। इन द सेम वे इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ, तो बेटा मुझे मिल जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो निकलता है वो निकलता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, देखो ये चीज़, ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका y ही तो है। अगर ये y है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यानी ए पी को क्या लिखा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है। अच्छा, ये सब रिलेशन जो है ना, ये एसएचएम में भी पढ़ते हो। ठीक है, जब एसएचएम को देखेंगे तो वहां पर भी मैं ये सब बताऊंगा आपको। ठीक है। और जैसे पार्टिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, ये भी आपका एसएचएम से ही रिलेट कर दिया जाता है सीधा सीधा, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है बेटा वो कितनी होती है आपकी, ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक ये वाली फॉर्म देखो जरा, ये डिफरेंशियल फॉर्म होती है ऑफ, है ना, स्ट्रिंग वेव्स। तो बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट पर डायरेक्टली पीवाईक्यू पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर। ये जो वी है ना बेटा, ये वेव वेलोसिटी है, इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमें एक रिलेशन और हमारा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि जो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन होता है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हमारा काम का भी रिलेशन होता है, जो हमें बताता है कि कोई पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, और मैंने इस देखो वेव प्रोपगेशन जो आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किया है, और दो पॉइंट कंसीडर किए गए, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। दोनों का मुझे बताना है कि भाई आपका ये पहला पॉइंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और दूसरा वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो सबसे पहला काम डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। ये आपका बेटा क्या था, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका कौन सा वाई एक्सिस है मान लो। तो डी वाई ओवर डी एक्स मतलब स्लोप चाहिए आपको वाई एक्स एक्सिस का, सॉरी ग्राफ का। तो देखो स्लोप यहाँ पर देखोगे, स्लोप के लिए आपको चाहिए होता है भाई एंगल, है ना। तो इस पॉइंट पर आप एंगल देखो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखा तो थीटा वन बाई ग्रेटर देन 90 आ गया। ठीक, मतलब जो स्लोप आने वाला है पॉइंट वन पर, वो आपका आने वाला है ग्रेटर देन 90। आई मीन पॉजिटिव स्लोप होगा टेन थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं पॉइंट वन की बात करूँ तो स्लोप आपका नेगेटिव आया, क्योंकि थीटा वन ग्रेटर देन 90 है ना। और हम जानते हैं कि भाई जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, क्योंकि जो वेव वेलोसिटी वो प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो ये तो भैया पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और इसकी बात करें तो ये पॉइंट वन के लिए नेगेटिव आया, तो एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, दैट मीन्स ये आपका जो आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वेट वेट वेट, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, सॉरी। तो जो पार्टिकल है बेटा ये पहला वाला है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है। इन द सेम वे हम इसके लिए भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्लोप आपका पॉजिटिव है,
स्लोप पॉजिटिव है, पार्टिकल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव 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 बट एक नेगेटिव आपका फॉर्मूले में है। तो जो पार्टिकल है बेसिकली वो नेगेटिव आने वाला है, दैट मीन्स नेगेटिव इम्प्लाइज दैट कि नीचे जा रहा होगा। तो मीन्स दूसरा वाला जो पार्टिकल है बेटा वो तो आपका कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जो पहला वाला पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऐसे इस पर कई सारे पॉइंट्स कहीं भी मार्क किया जा सकता था और पूछा जा सकता था कि ये वाला पार्टिकल बताओ किधर जाएगा। अच्छा, इसका एक और अच्छा तरीका होता है, ये सब न करके अगर देखो मैं क्या करूँ, मैं जस्ट मैंने कहा कि भाई टी टाइम पर आपका ये था, ये टी टाइम पर था, मैंने टी प्लस डी टी टाइम पर इस वेव फॉर्म को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया प्रोपगेशन की डायरेक्शन में। तो मैंने देखिए जो ये डेडेस्ट जो डॉटेड लाइन से बनाया है ये मैंने शिफ्ट करके बनाया है। अब बस आप क्या करो, ये देख लो कि कौन सा वाला पॉइंट को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा ये फॉर्म होने के लिए। तो देखो ये एरोज जो बना है वो आपको बता रहा है कि कौन सा वाला पार्टिकल जो है ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, मतलब आप इस फॉर्मेट से जाते हो तो जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। इस पर आपके आईआईटी में भी और जेई मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका होता है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, मींस एक स्ट्रिंग ली और उसको टाइटली बांध दिया। ठीक है भाई, टाइट स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन टी है और इस स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो आपको म्यू दे रखा है। क्लियर है, इस पर मैंने जस्ट एक पल्स जनरेट किया और उसको ट्रेवल कराया। तो जो स्पीड होगी इसके ट्रैवल करने की, मतलब जो वेव वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में, तो ये जो निकलता है डेरिवेशन बेटा, वो डेरिवेशन करने के बाद वो निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा, अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, जैसे अ ट्रांसवर्स वेव described by equation this propagate on a stressed string having a linear mass density of 1.2 into 10 की power minus 4 kg per meter, then find the tension in the string। तो टेंशन बेटा चाहिए किसी तरह से, अगर मुझे वेव वेलोसिटी मिल जाए, म्यू दे ही रखा है तो मेरा टाइम काम बन जाएगा, वेव वेलोसिटी। अच्छा, वेव वेलोसिटी के लिए आपने ऊपर एक फॉर्मूला और पढ़ा था, देखो इसका सॉल्यूशन देख लो। तो आपको ओमेगा पता है बेटा, यहाँ से आप जस्ट कंपेयर कर लो इस जनरल इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को। तो आपका ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के है, कोएफिशिएंट ऑफ टी की बात करें ओमेगा है, ओमेगा हो गया 30 सेकंड इनवर्स, के की बात करें तो 1 मीटर इनवर्स है ना। और हम जानते हैं जो वेव वेलोसिटी होती है बेटा वो कितनी होती है आपकी, ओमेगा अपॉन के। सिंप्लीफाई करोगे 30, और वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है, हमें वेलोसिटी पता है, म्यू पता है, टी निकल आएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो जो टी निकलेगा बेटा वो 0.108 न्यूटन निकलेगा। एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या है कि टू वायर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज बट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर सोल्डर्ड टुगेदर एट वन एंड and are stressed to a tension T. The velocity of a transverse wave in the first wire is double of that in the second wire। ठीक है भाई, पहले वायर में जो वेलोसिटी थी वो डबल थी दूसरे वाले वायर से। आगे बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ द सेकंड वायर। चलो बात करते हैं। वेलोसिटी डबल दे रखी थी, आप जानते हो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला वो अंडर रूट टी अपॉन म्यू है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले तो आपको ये रिलेशन पता था है ना भाई। आगे देखो v1 और v2 की वैल्यू रख दो तो ये आया अंडर रूट टी अपॉन म्यू वन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट टी अपॉन म्यू टू। आगे बात करते हैं भाई, टेंशन सेम होगी क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है, अब यहाँ से आपका जो रिलेशन आया वो आ गया म्यू टू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ म्यू वन, और म्यू टू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो आपने लिखा एम टू अपॉन एल टू, एम वन अपॉन एल वन। अब देखो, क्योंकि इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दे रखा था तो मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिख सकता हूँ। आफ्टर ऑल इन्होंने मुझसे पूछा भी बेटा डेंसिटी का ही रेशियो है, देख लो ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ द सेकंड वायर। तो सीधा सीधा मैंने डेंसिटी के टर्म में लिखा, ए से ए कट जाएगा, एक एल टू से एल टू गया, एल वन से एल वन गया, तो रो टू इजिकल टू 4 टाइम्स ऑफ रो वन आया। दैट मीन्स रो वन अपॉन रो टू मुझसे पूछा गया था, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 के बराबर। क्लियर है, कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसको पढ़ो। बोला है कि टू ब्लॉक ईच हैविंग अ मास ऑफ 3.2 kg आर कनेक्टेड बाय अ वायर CD एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अनदर वायर AB। आपको फिगर दिया गया है नीचे है ना, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर AB इज इतना एंड दैट ऑफ CD इज इतना।
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस्ड इन ए बी एंड इन सी डी। लाइक कुछ इस तरह का आपको सिस्टम दिया है, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ए बी स्ट्रिंग है, ये सी डी स्ट्रिंग है, दोनों की मास पर यूनिट लेंथ जो आपको दे रखी है इन्होंने, जैसे पहले की बात करें तो इतनी दे रखी थी, दूसरे की आपको इतनी दे रखी थी, मास दोनों का बराबर दिया है। फिलहाल मैंने M1 M2 ले रखा है। अब देखो हमारा सबसे पहला काम क्या है, टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा काम आएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भैया M1 का। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, टेंशन इन वायर ए बी अपॉन टेंशन इन वायर सी, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन इन वायर सी डी एंड M1G। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे भैया, इक्विलिब्रियम में है तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज फोर्स। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। इन द सेम वे अगर इसके लिए आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको देखो क्या दिखेगा, आप बोलोगे भैया ऊपर टेंशन है ना अपॉन वेट ऑफ दिस ब्लॉक, तो टी सी डी शुड बी इक्वल टू M2G। और क्योंकि आप जानते हो कि M1 M2 के बराबर हो 3.2 kg है, तो आप यहाँ से टी सी डी मतलब इस वाले वायर में जो टेंशन है और इस वाले वायर में जो टेंशन है वो दोनों निकाल लोगे। तो टी सी डी आपने कितना निकाला, 32 न्यूटन। टी ए बी की बात करें तो 64 न्यूटन। सिंपली आपको क्या करना था, टेंशन आपको पता है, म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते थे। ए बी की मैंने निकाल दी है, सी डी की आप लोग निकाल लोगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह का, इसको पढ़ना। कहा है कि भैया एक हैवी रोप है, मास एम है, लेंथ एल है। इफ अ ट्रांसवर्स वेव इज जनरेटेड एट बॉटम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द टॉप। आपका ये पी वाई क्यू भी है, ठीक है भाई। सो कुछ इस तरह से एक वर्टिकली एक रोप को आपको क्या कर दिया बेटा, हैंग कर दिया है ना। और रोप जो है हैवी है, मतलब इसके मास को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। खुद इसके मास की वजह से टेंशन बेसिकली क्या होगी, इस स्ट्रिंग में चेंज होगी। तो देखो मैंने क्या करा, अप्रोच क्या रहने वाली है क्वेश्चन को करने की। मैंने कहा भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट से कुछ एक्स हाइट ऊपर आपने एक छोटा सा डी वाई एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एक ये छोटा सा डी वाई एलिमेंट ले लिया। अब इस डी सॉरी एक्स हाइट ऊपर एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया। अब इस डी एक्स एलिमेंट का किसी भी तरह से आपको मास निकालना है। आपको ये दे रखा है कि भैया पूरी रस्सी का मास कैपिटल एम है, तो आप बोलोगे भैया मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगी आपकी एम बाई एल, है ना। और एम बाई एल हो गई तो इसका मास भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप क्या करो, यहाँ पर टेंशन निकाल लो कि इस वाले पार्ट में टेंशन कितनी होगी। तो आप बोलोगे भैया इसमें जो टेंशन होगी ना वो इसके नीचे वाले पार्ट की वजह से होगी, ये वाले पार्ट की वजह से, क्योंकि इसका वेट ही इसको हैंडल करना है। तो इतने पार्ट का जो वेट है वही बेसिकली टेंशन बनेगा। तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भाई मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल इंटू ये कितना है एक्स है इंटू जी कर दो। तो देखो ये रही टेंशन, क्या बोलते हो, एम बाई एल एक्स इंटू जी। और आप ये भी जानते हो कि भाई जो म्यू है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो आप क्या जानते हो कि वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट टी अपॉन म्यू होती है। टी कितना है आपका, म्यू एक्स जी है। यहाँ पर पुट करोगे तो आपका जो वेलोसिटी निकलेगा है ना वो निकलेगा अंडर रूट जी एक्स के बराबर। अच्छा, क्योंकि इन्होंने तो हमसे टाइम पूछा था, तो हम क्या करें एसेलरेशन भी निकाल लेते हैं भाई। तो एसेलरेशन को क्या जानते हो आप, वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो डी वी बाई डी एक्स निकाल लो भाई। ये कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। और जब इनको वेलोसिटी का यहाँ पर आप ये वाली चीज़ रखोगे तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो एसेलरेशन जो आ गया बेटा वो कितना आ जाएगा, जी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि आपको पता है भैया एसेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एसेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हो। तो सिंपली मैंने लगाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस किसके बराबर है भैया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एसेलरेशन जी बाई टू था। टाइम कितना लगेगा, तो ये आ गया आपका टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल बाई जी के बराबर। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और नेक्स्ट टॉपिक होता है एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाई साइन वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। मीन्स भाई देखो एक्चुअली में वेव्स होता क्या है, एनर्जी कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बस वही है कि भाई पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है इसकी डेरिवेशन होती है प्रॉपर, बट फिलहाल यहाँ पर आप फॉर्मूला जो है वो ये है कि एवरेज पावर ट्रांसमिट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टर्म्स देख लो, जो म्यू है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ, वी होता है वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई एफ भी लिख सकते हो,
एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है आपका, सॉरी ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में म्यू मास पर लेंथ, वेव वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लिया गया था कि भाई देखो क्वेश्चन पढ़ो। A 200 hertz wave with amplitude 1 meter travel on a long string of linear mass density 6 gram per meter kept under a tension of 60 न्यूटन। देखो डेंसिटी दे दी, एम्पलीट्यूड दे दिया, टेंशन दे दी और फ्रीक्वेंसी दे दी। पूछा था कि फाइंड द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। एवरेज पावर फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। और नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन अ 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो जो पावर होती है वो क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। अगर एनर्जी निकालनी है तो पावर इनटू टाइम कर दो, मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। चलो बात करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन वही है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, आपको देखो जो डेटा दे रखा था वो लिख दिया मैंने। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, म्यू दे रखा है, टेंशन दे रखी है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमें वेव वेलोसिटी की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो अंडर रूट टी अपॉन म्यू होती है। जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया आपका? 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी। जब आप एवरेज निकालोगे तो फॉर्मूला ये रहा, आपको सब कुछ पता है। यहाँ पर रखो और आपका जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो आपका इतना आने वाला है, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा था इन्होंने, वो पूछा था कि भाई 2 मीटर का जो सेक्शन है उसमें कितनी एनर्जी है या एसोसिएटेड है। तो मैंने देखो क्या अप्रोच लगाई, मैंने कहा एनर्जी जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। मुझे वेव वेलोसिटी पता है, टाइम कितना लगने वाला है 2 मीटर ट्रेवल करने में, तो सिंपली 2 मीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपका टाइम निकला है। टाइम को मल्टीप्लाई कर दो पावर से तो एनर्जी निकल आई भैया। 2 मीटर में कितनी एनर्जी जो है वो मतलब रही, एसोसिएट रही होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखो क्या होता है कि सुपरपोजिशन या फिर दो वेव्स का आपस में मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। द सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स इज द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ आया? फिलहाल ये कुछ कुछ ऐसा बोल रहे थे कि भाई दो वेव जब ओवरलैप करती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का एल्जेब्रिक सम होता है। कुछ यहाँ से डायग्राम से समझो, बेटर समझ आएगा। मान लो आपकी एक वेव पल्स ये रही, एक वेव पल्स ये रही, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात करो तो देखो ये भी ऊपर A1 एम्पलीट्यूड है और इसका भी ऊपर की तरफ A1 एम्पलीट्यूड है। थोड़ी देर बाद ये और पास आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ओवरलैप होने वाली है ये। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये है वो इंसिडेंट जब दोनों सुपर इम्पोज हो रखे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड पर ध्यान दोगे तो देखो पहले A1 इसका था, A2 इसका था, लेकिन यहाँ पर जब सुपर पोजिशन हुआ तो जो एम्पलीट्यूड था वो A1 प्लस A2 हो गया था। क्लियर है। और थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वापस ही अलग अलग हो गई। जो पहली वाली थी वो इधर निकल गई, जो दूसरी वाली थी वो इधर निकल गई। इसका एम्पलीट्यूड A1 था, अभी भी A1 है। इसका A2 था, इसका अभी भी A2 है। क्लियर है भाई। एट द सेम टाइम ऑफ सुपरपोजिशन, जब सुपरपोज करती हैं दो वेव्स तो उनका एम्पलीट्यूड एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता था, एक ऐसे जाए एक ऐसे जाए। तो इस केस में क्या है, अगेन ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका A1 जो है A2 से ज़्यादा है तो ये ऊपर दिखेगा रिजल्टेंट, अगर आपका A2 ज़्यादा हो गया A1 से तो ये नीचे दिखेगा। क्लियर है। कुछ इस तरह का। वापस अगेन ये दोबारा सेपरेट हो जाएंगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड। ठीक है, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। तो देखो होता क्या है कि मान लो एक रस्सी है ना, उसको आपने एक तरफ दीवार से बांध दिया या फिर फिक्स कर दिया एक एंड, और दूसरे एंड पर आप खुद खड़े हो गए यहाँ पर। ठीक है, और आपने इसमें क्या किया, पल्स जनरेट करी एक। अब ये पल्स क्या हुआ भाई, कुछ वेलोसिटी से इधर ट्रेवल करने लगी, जाएगी दीवार से टकराएगी, तो आप क्या देखोगे। जैसे अगर ध्यान से यहाँ देखा जाए ना तो भाई ये रस्सी को क्या करेगी, जितने भी पॉइंट में मार्क कर रहा हूँ इन सबको ये पल्स उठा उठा के फेंकती रहेगी। लेकिन जब ये दीवार के जस्ट पास पहुंचेगी, क्या लगता है इस पॉइंट को ये कभी उठा पाएगी? दीवार को उठा के तो नहीं फेंक देगी ना बेटा। तो क्या होगा, लेकिन दीवार जरूर इसको उठा के फेंक देगी।
तो होता क्या है एक्चुअली में, जब एंड फिक्स होता है तो हमें एक फेज चेंज देखने को मिलता है इस वेव पल्स में पाई का, दैट इज गई तो ऐसे थी ऊपर की तरफ से, और देखो जब लौटेगी तो उल्टी होके लौटेगी, मतलब इसकी दुनिया बदल गई। कितने से? पाई फेज से। अगर मान लो पहली जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब क्या बन जाएगी इक्वेशन बेटा? लौटते हुए, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जब आपका के एक्स एंड ओमेगा टी इन दोनों के साइन सेम होते हैं, अगर ये सेम साइन है इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है। जैसे यहाँ पर एक्स यूज किया है तो प्लस एक्स एक्सिस, वाई होता है यहाँ पर तो प्लस वाई एक्सिस, जेड होता है तो प्लस जेड एक्सिस। अगर दोनों के साइन या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा गया। अगर साइन सेम हुए तो ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है भाई, ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। मीन्स अगर प्लस प्लस हो गए माइनस माइनस हो गए मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं, अगर अपोजिट साइन है दैट मीन्स डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो प्लस एक्स एक्सिस। अब ध्यान से, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन लिखना आपके लिए, इसीलिए मैंने बता दिया है। जैसे यहाँ पर बात करें तो बेटा क्या था आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स, मीन्स डेफिनेटली वो प्लस एक्स की तरफ जा रही थी। क्योंकि अब ये नेगेटिव में जा रही है तो ये साइन पहले तो सेम हो जाने चाहिए, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर ये फाई ना लिखकर सीधा सीधा इसको हम पाई लिख देते हैं, क्योंकि भैया इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है, दैट मीन्स इसमें पाई का फेज डिफरेंस आ चुका है, तो प्लस पाई कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो बात थी जब एक एंड कैसा था, फिक्स था। अब हम बात करते हैं जब आपका दूसरा एंड भी फ्री हो। मतलब ये फ्री क्या किया, कैसे किया मैंने पोल लगा दिया एक, और पोल में एक ये फ्रिक्शनलेस एक रिंग यूज कर रखी है, और बेसिकली ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। तो भाई ठीक है, अब यहाँ से आपने पल्स जनरेट करी सम A1 एम्पलीट्यूड की, तो आप यहाँ से देखोगे कि भाई जब ये पल्स लौट के आएगी है ना, अगर कोई लॉसेज नहीं है तो ये जो एम्पलीट्यूड है A2 वो A1 के बराबर ही हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन अगर लॉस हो गए तो हो सकता है ये डिफरेंट हो कुछ, लेकिन फिलहाल आपने ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाली ऊपर जा रही थी और ये जो लौटी है ये भी ऊपर लौटी है, तो ओरिएंटेशन में तो कोई चेंज नहीं है, मतलब फेज डिफरेंस तो सेम ही है, मतलब फेज में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि फॉर फ्री एंड देयर विल बी नो फेज चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें जो इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना, तो आप जानते हो प्लस की तरफ जाएंगे तो अपोजिट साइन, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो सेम साइन। क्लियर, बस इतना सा। आगे बात करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब एक्चुअली है क्या कि देखो पहली दो स्ट्रिंग है, मैंने दोनों को जोड़ रखा है आपस में। पहली स्ट्रिंग जो है वो मैंने मतलब थिन स्ट्रिंग है, और दूसरी वाली थिक स्ट्रिंग है। मतलब पहली वाली का जो म्यू 1 है वो म्यू 2 से कम है, ठीक है भाई। क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड है तो टेंशन तो सेम होगी, टेंशन सेम होगी तो सबसे पहले तो हम इनकी बात कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी पहली स्ट्रिंग पर होगी वो T/μ1, और वेलोसिटी दूसरी स्ट्रिंग पर जो होगी वो T/μ2 होगी, ठीक है भाई। तो आप टेंशन क्योंकि सेम है तो वेलोसिटी में कंपैरिजन म्यू के रेस्पेक्ट में करोगे, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू है। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि भाई वेलोसिटी पहली वाले में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दूसरा वाला। अच्छा, लेकिन जैसे हमने ऊपर देखा फिक्स्ड एंड और फ्री एंड, वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लगने वाला है। देखो कैसे, मान लो आपने एक पल्स जनरेट करी, कहाँ पर, पतली वाली स्ट्रिंग पर, तो जब ये जाएगी 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 तो आप देखोगे कि ये हैवियर एंड है। मीन्स यहाँ पर अब देखो फिक्स भी नहीं है, एग्जैक्टली फिक्स भी नहीं कह सकते, लेकिन हैवियर एंड है। मतलब इस रस्सी के लिए इसको उठा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब ये वेव ट्रेवल करेगी तो इसका कुछ पार्ट तो एनर्जी का ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या दिखा कि भाई आपका जो ट्रांसमिटेड वाला पार्ट है उसकी ओरिएंटेशन तो सेम है, डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ कम रहा होगा, क्योंकि कुछ पार्शियल एनर्जी ही ट्रांसमिट हुई है, ठीक। लेकिन और कुछ पार्ट एनर्जी का वापस लौटेगा, लेकिन क्योंकि पतली रस्सी के लिए ये मोटी वाली रस्सी एक फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगी, तो फिक्स्ड एंड में आप जानते हो कि ओरिएंटेशन क्या हो जाती है बेटा, अपोजिट हो जाती है। क्लियर है, तो ये लौट के आइए, इसका एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पर ए आर लिख रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स, और यहाँ पर इस ट्रांसमिट हुई है ये, तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने 80 से रिप्रेजेंट कर रखा है
एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। अभी हम ये देखेंगे कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसका एक उल्टा केस भी हो सकता था बेटा, लाइक दिस, कि एक हैवी रस्सी, एक पतली रस्सी। हैवी रस्सी पर अगर आपने ये वेव जनरेट करी, तो हैवी रस्सी के लिए तो आसान है बेटा इसको उठा पाना, है ना? तो ये फ्री एंड की तरह वेव करने वाला है। फ्री एंड की तरह वेव करेगा तो कुछ पार्ट एनर्जी का इधर ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट आपका इधर ट्रांसमिट हो गया। इसको मैंने ए आर से लिख रखा है, इसको मैंने ए टी से लिख रखा है। यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो V2 है वो V1 से ज़्यादा होगा, है कि नहीं? अच्छा, ये जो ए आर और A2 मैंने लिखे हैं, है ना, इनके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास। ए आर की बात करें तो ये V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। डायरेक्टली ध्यान रखना, ए ट्रांसमिट का जो फॉर्मूला होता है वो 2 टाइम्स ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए आई होता है। ठीक है भाई। अब जैसे हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है बेटा, कोहेरेंट और ये इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स बेटा वो होते हैं जहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द वेव्स वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर हम बोलें कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो वो सेम होनी चाहिए, तभी तो ओमेगा टी वाले टर्म कैंसिल आउट होंगे भाई, है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी सेम, या फिर आप बोलोगे जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पर डिपेंड ना कर रहा हो तो हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। अदरवाइज अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है या फिर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो इनकोहेरेंट सोर्स होंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो इंटरेस्टेड है वो कोहेरेंट सोर्स के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो समझो जैसे आपके पास एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, जहाँ से आपकी वेव्स जेनरेट की जा रही है और ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। मान लो पी पॉइंट पर आके ये क्या करते हैं, दोनों एक पॉइंट पर आके मिलती है और नेक्स्ट ये आगे साथ साथ ट्रैवल करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आके डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा पी पॉइंट पर आके। इसी चीज को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, कोहेरेंट वेव इंटरफेरेंस। मान लो पहली की इक्वेशन ये थी भाई, दूसरी की इक्वेशन आपकी ये थी, एम्पलीट्यूड इसका A1 था, इस वाले का A2 था, इसको x1 दूरी चलनी पड़ी तो मैंने यहाँ की x1 लिख रखा है, यहाँ की x2 लिख रखा है। जो रिजल्टेंट है वो क्या लिखा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। फिर मैंने जो जनरल इक्वेशन लिखी वो लिखी कि भाई जो रिजल्टेंट इक्वेशन आपकी आएगी इन दोनों के समीशन से वो आएगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम फाइव। ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। तो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस अगर हम बात कर लें तो डेल फाई की बात करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, है ना। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये है आपका फेज डिफरेंस और ये है आपका पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो आता है, मतलब ये जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट देखो आते हैं, हम वेक्टर वाले एडिशन कर देते हैं यहाँ पर, है ना, और इसको डायरेक्टली निकाल देते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आता है आपका अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ठीक, फाइव जो है वो आपका इनिशियल फेज है। अच्छा बढ़िया है। यहाँ पर टेन अल्फा की अगर बात करें, लाइक ये रिजल्टेंट है आपका, ये वाली ये क्या है, रिजल्टेंट है जो ए के बराबर है। ये आपका वेक्टर एडिशन आपको ध्यान होगा वेक्टर में आप पढ़ते हो, है ना। तो ये A1 ये A2, मान लो इनका इनिशियल दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाइव का था। रिजल्टेंट जो है A1 के साथ अगर अल्फा बना रहा है तो टेन अल्फा जो होता है वो A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये एडिटिंग करनी पड़ेगी, ये फाइव नहीं होगा ये अल्फा होगा। जो फाइनल फेज आ रहा है ना रिजल्टेंट में तो अल्फा, तो हमने ये कर लिया। अच्छा, इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशन भी होती है बेटा। देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्ट्रक्टिव मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी आपकी मिनिमम होती है। सोचो आपको एम्पलीट्यूड को, मैं इस फॉर्मूला क्या था बेटा एम्पलीट्यूड का, इसको यहीं लिख देता हूँ मैं। तो ये था आपका अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस फाइव। मान लो आपको एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज करना था तो कॉस फाइव को +1 होना पड़ेगा तभी तो मैक्सिमाइज होगा। और अगर इसे मिनिमम करना था तो कॉस फाइव की वैल्यू को -1 होना चाहिए। सिंपल बात है। कॉस फाइव की वैल्यू +1 कब होती है, जब फाइव कितना होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई। मिनिमम कब होती है, जब फाइव किसके बराबर हो जाएगा आपका 2n+1 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप n की जनरल वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 प्लेस कर सकते हो और यहाँ पर भी 0 1 2 3 आप प्लेस कर सकते हो। जब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लगाओगे, पाथ डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, इसको 2n पाई के बराबर रखोगे तो डेल एक्स एन लैम्डा के बराबर आ जाता है। मीन्स जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। दैट मीन्स तब आपका
जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा देखने को मिलेगा। अगर इंटेंसिटी के टर्म में बात करूँ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या फिर आप इसके टर्म में भी बात कर सकते हो इन द सेम वे। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि पार्ट डिफरेंस इज द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, इन दैट केस आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर मिनिमम इंटेंसिटी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आई थिंक मैंने इस वाले में वीडियो में शायद इतना ही रखा है कंटेंट। हाँ, और बाकी बातें स्टैंडिंग वेव्स वगैरह आपका बचा हुआ है ना, तो इसकी बात है नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। और एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, अभी जितनी हुई है ठीक है, बाकी हम अलग से भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।